कहानी की शुरुआत एक अंधेरी और तूफानी रात से होती है, जहां ईस्टर्न स्टाइल आर्किटेक्चर वाला एक गांव दिखता है। एक रहस्यमयी शख्स भूसे की टोपी पहने एक बड़े से गेट के सामने आकर रुकता है। तभी अचानक बिजली चमकती है और सब कुछ रोशन हो जाता है। सामने हमारे मेन कैरेक्टर सीढ़ियों पर खड़ा दिखाई देता है। नीचे पहले से ही दर्जनों हथियारबंद गार्ड्स खड़े हैं, जो लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एक सोल्जर गुस्से में दांत पीसते हुए उसे घूरता है। तभी गार्ड्स चिल्ला उठते हैं। वो उसे नेमलेस हीरो पहचान लेते हैं और हमला करने का आदेश दे देते हैं। पल भर में सारे गार्ड्स खुद को जोश में भरते हुए चीखते हैं और अकेले खड़े उस शख्स की तरफ दौड़ पड़ते हैं। चारों तरफ से घिर जाने के बाद भी स्वॉर्ड्समैन बिल्कुल शांत रहता है। वो अपनी स्वॉर्ड को कसकर पकड़ता है और काउंटर अटैक की तैयारी करता है। एक ही तेज और सटीक वार में वो कई दुश्मनों को एक साथ गिरा देता है। एक गार्ड के चेहरे पर फैला डर साफ दिखाता है कि उसे समझ भी नहीं आया कि हमला कब हुआ। टोपी के नीचे हमारे प्रोटैगनिस्ट की आंखों में सिर्फ मजबूत इरादा नजर आता है। स्वॉर्ड्समैन बिना रुके आगे बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे बारिश तेज होती जाती है, और भी दुश्मन सामने आते हैं और सबको चिल्लाकर कहते हैं कि इसे खत्म कर दो। बिना सोचे समझे वो जमीन पर जोर से पैर पटकता है और चारों तरफ पानी उछल जाता है। फिर वो अपनी सॉर्ड घुमाता है, जिससे उसके चारों तरफ लाल रंग की लकीर बन जाती है। इतने सारे दुश्मनों से घिरा होने के बाद भी उसके चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं होता। इसके बाद वो अपनी वेपन की हिल्ट को और कसकर पकड़ लेता है। फिर वो दुश्मनों पर एक और तेज और खतरनाक वार करता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बैटलफील्ड पर धुंध की तरह इधर उधर घूमता रहता है। तभी पीछे से एक बड़ा सा ब्रूट चुपके से आ जाता है, उसे पकड़ने के इरादे से। वो बड़ा आदमी चेहरे पर मुस्कान लिए चिल्लाता है। उसे लगता है कि वो लड़ाई जीत चुका है, लेकिन उसकी ब्लेड रहस्यमय हीरो की गर्दन से बस कुछ इंच पहले रुक जाती है। अचानक स्वॉर्ड्समैन के शरीर से नीली रोशनी निकलती है और सीधे दुश्मन पर जा लगती है। पूरा झुंड हैरान रह जाता है कि पीछे से हमला होने के बावजूद वो कैसे घायल हो गया। टोपी के नीचे हमारे प्रोटैगनिस्ट की नज़र बर्फ की तरह ठंडी बनी रहती है, और अगले ही पल हारा हुआ दुश्मन अपना हाथ पानी के गड्ढे में बेकार सा गिरा देता है। सब खत्म होने के बाद वहां सिर्फ वही अकेला योद्धा खड़ा बचता है। आखिरकार लंबी लड़ाई के बाद हीरो कोर्टयार्ड में बैठकर आराम करता है। तभी उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है, जिसकी पीठ पर सांप का टैटू है और वो बरामदे पर बैठा हुआ है। उसके कपड़ों से साफ पता चलता है कि वो इसी जगह का बॉस है जिस पर अभी हमला हुआ था। वो आदमी घूमकर अपनी बूढ़ी और जख्मों से भरी शक्ल दिखाता है। फिर वो अकेला कोर्टयार्ड में तेज बारिश के नीचे बैठा रहता है। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट उसकी तरफ बढ़ता है और आखिरकार दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। दोनों योद्धा एक दूसरे को घूरते हैं। माहौल भारी और खतरनाक हो जाता है। बूढ़ा आदमी खामोशी तोड़ते हुए पूछता है, क्या तू ही वो नेमलेस हीरो है? हमारा प्रोटैगनिस्ट कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप खड़ा रहता है। बॉस उसे चिढ़ाते हुए पूछता है कि एक हीरो इतना छुपकर क्यों रहता है। तब स्वॉर्ड्समैन ठंडी आवाज में जवाब देता है, मैं कोई हीरो नहीं हूँ। बूढ़ा आदमी उलझ जाता है और पूछता है कि फिर उसने उसके आदमियों को क्यों मारा। उसकी आंखें लाल चमकने लगती हैं और वो दोहराता है, मैं कोई असली हीरो नहीं हूँ। हमारे प्रोटैगनिस्ट का जवाब सुनकर गैंग लीडर सन्न रह जाता है। बूढ़ा आदमी हंसने लगता है और कहता है कि उसने सबको बेवकूफ़ बना दिया। लेकिन स्वॉर्ड्समैन बोलता है, मैंने किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया, लोगों ने खुद ही मान लिया। बूढ़े आदमी को ये बात मज़ेदार लगती है और वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है, जिससे नीली ऑरा निकलने लगती है। वो कहता है कि अगर वो आज गिर भी गया तो उसे कोई पछतावा नहीं होगा। लाल आंखों के साथ वो चिल्लाता है, चल मुझसे भिड़। हमारा प्रोटैगनिस्ट भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। उसकी स्वॉर्ड अब आग में लिपटी हुई है। गैंग लीडर अपनी सबसे ताकतवर टेक्निक इस्तेमाल करने को तैयार हो जाता है। उसी पल ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया हो और सब कुछ स्लो मोशन में चलने लगता है। बारिश की एक बूंद जमीन पर गिरती है और फट जाती है। एक छोटी सी लहर बनती है और उसकी आंख में लाल चमक दिखती है। स्वॉर्ड्समैन पलक झपकते ही आगे बढ़ता है। बूढ़ा आदमी मुश्किल से उसकी मूवमेंट को देख पाता है। एक ही पल में दोनों एक दूसरे को पार कर जाते हैं और लड़ाई अचानक खत्म हो जाती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट शांति से जमीन पर उतरता है और उसकी सॉर्ड पूरी तरह दुश्मन के खून से भर चुकी होती है। इसके बाद वो टूटे हुए गांव से बाहर की तरफ चल देता है। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ वो अपनी सॉर्ड को नीचे करता है। आखिर में वो अपनी टोपी उतारता है और उसका थका हुआ लेकिन जीत से भरा चेहरा सामने आ जाता है। चारों तरफ लाशों से भरे तबाही के माहौल पर लाल पंखुड़ियां गिर रही होती हैं। एक आदमी जमीन पर पड़ा है, उसकी पीठ पर सेक्ट का निशान बना हुआ है। एक बड़े टेंपल के सामने वॉरियर्स की एक भारी भीड़ जमा हो चुकी है। सबसे आगे अलग अलग सेक्ट्स के लीडर्स खड़े हैं। सबके चेहरे सख्त बने हुए हैं। उनमें से एक मास्टर सोचता है कि क्या ये जगह सच में वही माउंट हाँ है जिसे वो पहले जानता था।
उसी वक्त एक मंक चुपचाप इस बर्बादी को देखता रहता है। तभी एक और लीडर चिल्लाता है, ये किसी डीमन का काम है। लेकिन फिर उसकी नज़र कुछ हिलते हुए पर जाती है। लाशों के बीच पीछे की तरफ एक अकेली आकृति खड़ी दिखाई देती है। वो आदमी धीरे धीरे आर्मी की तरफ चलने लगता है और उसका घायल चेहरा सामने आ जाता है। जैसे ही लीडर्स उसे पहचानते हैं, सब सन्न रह जाते हैं। वो प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड सेंट होता है। बूढ़ा स्वॉर्ड्समैन ठंडे लहजे में कहता है, मैं तुम सबको एक एक करके खत्म करूंगा। और इतना कहते ही वो आर्मी की तरफ लाल एनर्जी की एक जबरदस्त लहर छोड़ देता है। ये देखकर मंक जोर से चिल्लाता है, सब लोग संभल जाओ। लाल एनर्जी सीधे फ्रंटलाइन के वॉरियर्स से टकराती है। हमला बिना रुके आगे बढ़ता है और जो भी रास्ते में आता है सब कुछ तोड़ता चला जाता है। एक सेक्ट लीडर नफरत भरी नजर से ये सब देख रहा होता है। इसी अफरातफरी के बीच एक डेमोनिक सा इंसान लाल ऑरा के साथ चमकने लगता है। ये देखते ही मूंछों वाला आदमी गुस्से में चिल्लाता है, अरे कमीने सामने आ। तभी अंधेरे से एक हाथ निकलता है जिसमें पुराने लीडर का कटा हुआ सिर पकड़ा होता है। शाओलिन सेट का मंक और वुइंग का मास्टर ये नज़ारा देखकर बोल भी नहीं पाते। उनके पास ही चिंकिंग और नांगिंग के रिप्रेजेंटेटिव्स भी सन खड़े रहते हैं। सबके सामने हमारा प्रोटैगनिस्ट प्रकट होता है और इतनी भीड़ देखकर ताना मारता है। एक बूढ़ा आदमी इस नौजवान की बदतमीजी पर भड़क जाता है और कहता है, अपना मुंह बंद कर। फिर वो पूछता है, तू है कौन और तूने ये कत्लेआम क्यों किया? हमारा प्रोटैगनिस्ट ठंडे अंदाज में कहता है, मैं इसलिए आया क्योंकि सुना था माउंट हुआ सबसे ताकतवर है। और ये कहते ही वो एक हाथ से सेक्ट के प्लेग को कुचल देता है। तुरंत बाद जमीन पर गिरे लीडर का सिर दिखाया जाता है। नौजवान वॉरियर ठंडे स्वर में बोलता है कि अफवाहें ज्यादा भरोसे लायक नहीं थी। माउंट हुआ लीडर का सिर देखकर सब लीडर्स दंग रह जाते हैं। बिना सोचे समझे वो सिर भीड़ की तरफ फेंक देता है। वो आर्मी को ताना मारता है, जब झुंड बनकर आए हो तो मजबूत भी होने चाहिए। उसकी आंखें चमकने लगती हैं और एक मास्टर गुस्से में पागल सा हो जाता है। इसके बाद सारे लीडर्स मिलकर चिल्लाते हैं कि वो अपने सेक्ट की इज्जत के लिए उसे खत्म कर देंगे। चारों वॉरियर्स अपनी खास टेक्निक्स के साथ एक साथ हमला करते हैं। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराकर कहता है, अब मजा आने लगा है। तभी अचानक सब कुछ ग्लिच होने लगता है और पता चलता है कि ये सब एक वर्चुअल रियलिटी गेम था। अगले ही पल वो नौजवान संतुष्ट चेहरे के साथ अपना वीआर हेडसेट उतार देता है। वो अंधेरे कमरे में सोफे पर बैठा होता है, लंबा गेमिंग सेशन खत्म करके। वो सोचता है कि इतने कोऑर्डिनेटेड अटैक शायद उसके लिए ज्यादा हो गए थे। उसके पास ईवीआर ऑनलाइन गेम का इक्विपमेंट रखा होता है। ये एक मार्शल आर्ट्स गेम है जो अपनी ज़बरदस्त वायलेंस और रियलिज्म के लिए मशहूर है। इतने सारे ईमेल्स आने के बावजूद कि इस गेम को बंद कर दिया जाए, वो सोचता है कि ऐसा कुछ और है ही नहीं। टीवी देखते हुए वो सोचता है कि अगली बार वो थोड़ा शांत तरीका अपनाएगा। तभी न्यूज़ में बताया जाता है कि एक बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट गायब है। सोचते हुए वो मन में लाता है कि असैसिनेशन भी एक तरीका हो सकता है। अचानक हमारे प्रोटैगनिस्ट के कमरे में एक रहस्यमयी आवाज़ गूंजने लगती है। वो आवाज़ किसी से उसे बचाने की भीख मांग रही होती है। ये सुनते ही उसे अपना मिशन और टारगेट याद आ जाता है। बिना देर किए वो सोफे के पास रखी सॉर्ड उठा लेता है। सीन बदलता है और अब एक आदमी घुटनों के बल बैठा अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। उसका चेहरा बुरी तरह सूजा हुआ है और वो रोते हुए दया की गुहार लगा रहा है। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट एक बड़ा सा स्लेजहैमर लिए सामने आ जाता है। डरावनी मुस्कान के साथ वो पूछता है, क्या तू सच में चाहता है कि तुझे छोड़ दिया जाए? आदमी मासूम बनने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे नहीं पता कि उसे क्यों अगवा किया गया। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट उसकी एक बात पर भी यकीन नहीं करता और स्लेजहैमर दिखाकर उसे डराता है। तभी उस आदमी के क्राइम्स की फोटोज सामने आ जाती हैं और वो सन्न रह जाता है। नौजवान कहता है, अगर तूने कुछ गलत नहीं किया होता तो तू मेरा शिकार नहीं बनता। घबराकर वो आदमी माफ़ी मांगता है और बार बार सॉरी बोलता है। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे मारते हुए याद करता है, मुझे छोड़ दो। फिर ठंडे स्वर में खुद ही आगे के शब्द जोड़ता है। वो कहता है, ये शब्द अब सुन सुनकर थक चुका हूँ, और स्लेजहैमर से जोरदार वार करता है। वार सीधा उसके चेहरे पर पड़ता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बिना किसी दया के उसे लगातार मारता रहता है। आदमी पलटकर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन नौजवान आसानी से बच जाता है। फिर वो उसके मुक्के को रोककर उसकी उंगलियां तोड़ देता है। घायल होने के बाद भी वो आदमी नफरत भरी नजरों से उसे गालियां देता है। अचानक वो आदमी चमकती आंखों के साथ खड़ा हो जाता है और बदला लेने की कसम खाता है। ये देखकर हमारा प्रोटैगनिस्ट थोड़ा चौंक जाता है। अब ज्यादा ताकतवर हो चुका ठग उस पर कूदकर हमला करता है और चिल्लाता है कि वो उसे खत्म कर देगा। लेकिन नौजवान उसका वार अपने हथियार से रोक लेता है और एक शॉकवेव बन जाती है। हमलावर हैरान रह जाता है कि उसका हमला इतनी आसानी से रुक गया।
इसके बाद हमारे प्रोटैगनिस्ट के शरीर से लाल ऑरा फूट पड़ता है। वो दुश्मन के पेट पर जोरदार मुक्का मारता है। दर्द से आदमी का चेहरा टेढ़ा हो जाता है और वो पूरी तरह हार जाता है। आखिर में नौजवान पर्पल एनर्जी के आखिरी ब्लास्ट से लड़ाई खत्म कर देता है। उस जोर से वो आदमी पीछे उछल जाता है। पूरी तरह टूट चुका वो जमीन पर गिर पड़ता है। उसका चेहरा बुरी तरह सूज चुका होता है। डर के मारे वो खुद को पीछे घसीटते हुए कहता है कि वो नहीं चाहता कि नौजवान उसके पास आए। वो चीखता है कि वो किसी भी हाल में मरना नहीं चाहता। हमारा प्रोटैगनिस्ट समझाता है कि ज्यादातर इंसान हर्बीवोर्स जैसे होते हैं, लेकिन कुछ कार्निवोरस लोग होते हैं जो कमजोरों का शिकार करते हैं। आदमी शीशे की तरफ देखता है और उसे अपने शिकार लोगों की परछाइयां नजर आती हैं। तब नौजवान बताता है कि वो ऐसे प्रेडेटर्स का हंटर है। उसकी परछाई ठग को ढक लेती है और वो डर से जम जाता है। चमकती लाल आंख के साथ वो आखिरी वार की तैयारी करता है। वो स्लेज हैमर घसीटता हुआ आगे बढ़ता है और आदमी उसे रुकने की गुहार लगाता है। ठग कांपते हुए चिल्लाता है, मेरे पास मत आ। तभी दरवाजा जोर से टूटता है और कई हथियारों से लैस पुलिस ऑफिसर्स अंदर घुस आते हैं। वो हमारे प्रोटैगनिस्ट को घेर लेते हैं और चिल्लाते हैं कि हिलना मत। उन्हीं में से एक सूट पहना आदमी आगे आकर अपना नाम डांग बोंगो बताता है। वो अपना बैज दिखाकर हमारे प्रोटैगनिस्ट को अरेस्ट करता है। डिटेक्टिव उसे गंभीर नजरों से देखता है और नौजवान की आंखें लाल चमकने लगती हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि पुलिस उसे ढूंढ कैसे पाई। तभी डिटेक्टिव हवा में वार्निंग शॉट चला देता है। वो गन तान कर कहता है कि गोलियां असली हैं, इसलिए वहीं खड़ा रहना। पूरी पुलिस स्क्वाड के सामने भी हमारा प्रोटैगनिस्ट डरा नहीं लगता। वो अपनी लाल आंखों से हालात को ध्यान से देखता है। उसे लगता है कि डिटेक्टिव की नजरें किसी सोशियोपाथ जैसी हैं। हल्की मुस्कान के साथ डिटेक्टिव पूछता है, क्या तुम कुछ जानते हो? वो बताता है कि फर्श पर पड़ा कमीना 6 औरतों को मार चुका है। इतना ही नहीं, उसने उन्हें टॉर्चर किया और उनकी फोटोज भी ली थी। आसपास पड़ी लाशें भी ऐसे ही और लोगों की हैं जिनमें से ज्यादातर किलर थे। ये सब कार्निवोरस जानवरों जैसे हैं जो मासूम लोगों का शिकार करते हैं। आखिर में हमारा प्रोटैगनिस्ट खुद को इन स्कमबैग्स का हंटर बताता है। वो कहता है, तुम लोग गलत समझ रहे हो। टारगेट मैं नहीं हूँ, वो ठग है। डिटेक्टिव डोंग बोंगसू सिगरेट जलाकर तिरस्कार से पूछता है कि क्या ये सच है, लेकिन वो कहता है कि उसे तो बस एक साइको दिख रहा है जो लोगों को उठाकर मारता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट मायूस नजरों से एक तरफ देखता है और समझ जाता है कि पुलिस से बात करने का कोई फायदा नहीं। इतना सोचते ही वो अपने हथियार की हिट को और कसकर पकड़ लेता है। हालात देखकर डिटेक्टिव चिल्लाता है कि रुक जाओ और बिना देर किए गोली चला देता है। पलक झपकते ही हमारा प्रोटैगनिस्ट साइड में हिल जाता है। गोली सीधा उसकी छाती में लगती है और खून की बड़ी धार फूट पड़ती है। गिरते हुए वो सोचता है कि अगर अगला जन्म मिला तो उसकी एक ख्वाहिश होगी। वो चाहता है कि वो ऐसी जगह हो जहां बिना किसी चिंता के ढेर सारे बीस्ट्स का शिकार कर सके। मिरम वर्ल्ड जैसी दुनिया उसके लिए एकदम सही होगी। तभी एक नीली रोशनी सब कुछ ढक लेती है और सीन पूरी तरह बदलने लगता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट हांफता हुआ उठता है। उसे समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ। वो सोचता है कि वो तो मर चुका होना चाहिए था। उसके सामने एक भारी शरीर वाला आदमी हैरान होता है कि वो अभी भी सांस ले रहा है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे ठंडी नजरों से देखता है। उसकी एक आंख लाल चमक रही होती है। आदमी गुस्से में उसे लिटिल पंक कहता है। फिर वो उसके कपड़ों का कॉलर पकड़कर उसे झकझोर देता है। वो रोते हुए चिल्लाता है कि उसे यहाँ घसीट कर लाना कितना मुश्किल था। नौजवान सोचता है कि क्या उसे यहीं खत्म कर देना चाहिए। उसकी नजरें देखकर वो आदमी डर जाता है और धमकी देकर वहां से भाग जाता है। अकेला रह गया नौजवान उदास चेहरे के साथ उसे जाते देखता रहता है। वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल साथ नहीं देता। आदमी उसे गंदे फर्श पर पड़ा छोड़कर चला जाता है। अचानक उसके पूरे शरीर में बिजली की तरह तेज दर्द दौड़ जाता है। वो बेबस होकर गिर पड़ता है और बुदबुदाता है कि उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका है। तभी उसे एहसास होता है कि वो किसी मुलायम जानवर की खाल पर लेटा है। उलझन में वो आसपास देखने लगता है। फिर वो अपने हाथों को देखता है और समझ जाता है कि ये उसके नहीं हैं। वो अपने शरीर को देखता है और पाता है कि वो बहुत पतला और कमजोर है। पीठ छूकर उसे कई पुराने जख्म और निशान महसूस होते हैं। हैरान होकर वो खुद को घसीटते हुए एक छोटे से विंडो तक ले जाता है। बाहर का नजारा देखकर उसकी लाल आंखें फैल जाती हैं। वो एक गांव देखता है, बिल्कुल जाने पहचाने ईस्टर्न स्टाइल के घरों वाला। तभी उसे एहसास होता है कि वो सच में मिराम की दुनिया में है। ताकत न होने के कारण वो ठंडे गंदे फर्श पर बेहोश हो जाता है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू लगातार बहने लगते हैं। मुस्कुराते हुए उसे याद आता है कि उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई।
तभी एक स्क्रीन सामने आती है जो प्लेयर डोंग बोंगो को मर्म ऑनलाइन में वेलकम करती है। ये देखकर वो पागलों की तरह हंसने लगा। सीन एक स्टेबल में शिफ्ट होता है जहां एक जवान लड़का सफाई का काम कर रहा होता है। चारों तरफ घोड़े खड़े हैं और वो रोज की तरह अपने काम में लगा हुआ है। अचानक एक आदमी दरवाजा जोर से खोलता है और उसे सू कहकर बुलाता है। लड़का घबराकर पीछे मुड़ता है और पहचान जाता है कि ये उसका मास्टर मैचल है। बदबू की वजह से मास्टर उसकी नाक पकड़ लेता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। लड़का हकलाते हुए बोलता है, मैंने अभी इस टेबल की सफाई पूरी नहीं की है। इतना सुनते ही मचू बिना चेतावनी उसके चेहरे पर जोरदार घूंसा मार देता है। मास्टर गुस्से में चिल्लाता है और कहता है, ये कोई रिक्वेस्ट जैसी आवाज लगी थी क्या? वो उसे पकड़कर याद दिलाता है कि डैन फैमिली ने उस जैसे ऑर्फन पर दया करके उसे यहाँ रखा है और वो कुछ नहीं बल्कि एक साधारण स्लेव है। हमारे प्रोटैगनिस्ट की आंखों में डर और बेइज्जती से भरी मायूसी आ जाती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक स्मिथी पहुंचते हैं जहां एक बूढ़ा आदमी उनका इंतजार कर रहा होता है। एक भारी शरीर वाला आदमी ब्लैकस्मिथ से पूछता है कि मैकियल कहाँ है और डांगो यहाँ क्यों आया है। डोंगो मुस्कुराते हुए बताता है कि मैचियल कहीं लड़कियों के साथ मस्ती कर रहा है। वो पीने का इशारा करके साफ कर देता है कि मास्टर क्या कर रहा था। बूढ़ा ब्लैकस्मिथ कहता है कि उसे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ 2 लोगों के लिए ये काम बहुत मुश्किल होगा। उनका काम होता है पुराने सॉर्ड्स और वेपन्स का एक बहुत बड़ा ढेर उठाकर ले जाना। डोंगो हंसते हुए कहता है कि उनके पास तो एक बढ़िया वर्क हॉर्स मौजूद है। ये कहते ही वो हमारे प्रोटैगनिस्ट की पीठ पर बेरहमी से लात मार देता है। जमीन पर पड़े हुए डोंगो पूछता है कि वो क्या कर रहा है और उसे उठने को कहता है। गुस्से में डोंगो उस पर चिल्लाता है कि उठ और वेपन्स उठा कर ले जा। फिर वो अपने हाथ रगड़ता है, ये सोचकर कि उसके खुद के भी कुछ प्लान्स हैं। वो ताना मारते हुए कहता है, आज हमारा प्रोटैगनिस्ट अकेले ही काम करेगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और लड़का जमीन पर टूटा पड़ा रह जाता है। ब्लैकस्मिथ बस दया और चिंता भरी नजरों से ये सब देखता रहता है। कोई और रास्ता न देखकर लड़का हथियारों की बोरी अपनी पीठ पर लाद लेता है। वो कई बार गिरता है, फिर भी हार नहीं मानता और काम करता रहता है। बूढ़ा आदमी उसके हौसले की तारीफ करता है और कहता है कि उसे थोड़ा आराम करना चाहिए। वो देखता है कि लड़के का चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और बहुत पीला पड़ चुका है। ब्लैकस्मिथ कहता है कि वो ऐसे दिख रहा है जैसे अभी गिर पड़ेगा, लेकिन लड़का जिद करता है कि वो ठीक है। चलते हुए उसकी नज़र धुंधली होने लगती है और उसे दूर से कोई उसका नाम पुकारता हुआ सुनाई देता है। उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंजती है जो पूछती है कि क्या वो कीड़े की तरह जीते रहना चाहता है। ताकत पूरी तरह खत्म हो जाने पर वो आखिरकार थकान से ज़मीन पर गिर पड़ता है। उसी पल उसकी आंखें एक ठंडी सी नई डिटर्मिनेशन के साथ खुलती हैं। उसके सामने एक अंधेरे रंग का विशाल इंसानी साया खड़ा होता है और पूछता है कि वो हिल क्यों नहीं रहा। खाली नजरों के साथ लड़का हकलाते हुए माफी मांगता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। बिना किसी चेतावनी के एक ताकतवर घूंसा उसके चेहरे की तरफ आता है। वो सोचने लगता है कि आखिर सब गलत कहाँ हो गया। क्या तब जब उसके फैमिली टाइफून में मर गए थे, या तब जब उसने बस जिंदा रहने के लिए डैन फैमिली का दरवाजा खटखटाया था। हर मार के साथ उसे उस घर में मिली हर बेइज्जती याद आने लगती है। आखिरकार वो मान लेता है कि इस जगह पैदा होने के दिन से ही उसकी जिंदगी एक गलती रही है। उसके दिमाग के बहुत अंदर कहीं एक रहस्यमयी आवाज उससे खुद को बचाने की भीख मांगने लगती है। असल दुनिया में हमारा प्रोटैगनिस्ट स्टेबल की ठंडी जमीन पर पड़ा होता है, लेकिन अब उसकी आंखें लाल चमक रही होती हैं और उनमें एक ठंडी सी डिटर्मिनेशन भरी होती है। एक डरावनी सी मुस्कान के साथ वो जमीन से उठता है, अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार। वहां से वो मजबूत कदमों से वापस टेबल के अंदर चलता है। पानी में अपना चेहरा देखकर उसे याद आता है कि इस शरीर का नाम सुएम है। खांसते हुए इस कमजोर और दर्द से भरे पतले शरीर को महसूस करते हुए वो चारों तरफ उस छोटे से गंदे कमरे को देखता है जहां उसे अब तक जबरदस्ती रहना पड़ा था। हमारा प्रोटैगनिस्ट पहचान लेता है कि ये वही स्टेबल है जो उसकी यादों में था। उसे समझ आ जाता है कि असली सोम मार से मर चुका है और वो इस शरीर में आ गया है। अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो इस हालत से थोड़ा उलझ जाता है। उसके सामने अचानक एक बड़ा नीला स्क्रीन हवा में उभर आता है जो तेज रोशनी से चमक रहा होता है। वो स्क्रीन उसे मिराम ऑनलाइन में वेलकम करता है और वो पहचान लेता है कि ये स्टेटस विंडो है। उधर मैकियल गांव से गुजरते हुए खाने का एक बोल लेकर आ रहा होता है। वो शिकायत करता है कि इस फैमिली में वही अकेला है जो सबकी गंदगी साफ करता रहता है। चिड़ी हुई शक्ल के साथ वो बड़बड़ाता है कि उस लड़के को तो बस घर चला जाना चाहिए था। वो कहता है कि उस लड़के का सामना पांग डोरियन से हो गया था जो अपने गुस्से के लिए मशहूर है, इसलिए उसे उस बेवकूफ़ की गंदगी साफ करनी पड़ रही है।
गुस्से से भरी नज़रों के साथ वो सोचने लगता है कि क्यों ना वो उसे वहीं ख़त्म कर दे। उसका दिमाग अंधेरे ख्यालों से भर जाता है, लेकिन फिर वो खुद को रोक लेता है, ये सोचकर कि ये बहुत रिस्की होगा। उसे पता है कि पकड़े गए तो उसकी गर्दन जाएगी, इसलिए वो बस दरवाज़ा लात मारकर खोल देता है। इतना करते ही वो बोल लड़के की तरफ फेंकता है और चिल्लाता है कि वो बिल्कुल बेकार है। बोल हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास ज़मीन पर गिर जाता है और वो चुपचाप खड़ा रहता है। ठंडी नज़रों के साथ वो मौजूदा हालात को समझने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसे इस जगह आए 2 हफ्ते हो चुके हैं। इस दौरान उसने मैखिल से और बाहर जो देखा, उससे काफ़ी जानकारी इकट्ठा कर ली है। सबसे पहली बात यह कि यहाँ लोग चाइनीज़ बोलते हैं, लेकिन ये जगह चाइना नहीं है। वो पास के कोर्टयार्ड में गार्ड्स को शॉर्ट ट्रेनिंग करते हुए देखता है। और ये पक्का करने की सबसे बड़ी वजह बहुत आसान है, इस दुनिया में मार्शल आर्ट्स असली हैं। लोग उड़ते हुए और बेहद तेज़ रफ्तार से चलते हुए नजर आते हैं। एक आदमी सुपर ह्यूमन स्पीड से शॉर्ट स्ट्राइक की प्रैक्टिस करता है। पूरा का पूरा वॉरियर्स का ग्रुप कोर्टयार्ड में एकदम परफेक्ट तालमेल के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। अपनी लाल आंखों से वो इस दुनिया की असलियत समझ जाता है और वो ये मान लेता है कि इस जगह मार्शल आर्ट्स पूरी तरह जिंदा हैं। दूसरी बात जो उसने नोटिस की, वो गेम सिस्टम की स्टेटस विंडो थी। साफ कहें तो मूरिम ऑनलाइन की विंडो काम कर रही है और सिर्फ वही उसे देख सकता है। मुट्ठी भींचते हुए वो ये पक्का कर लेता है कि सिस्टम होने के बावजूद ये जगह असली है। यहाँ के लोगों की अपनी फीलिंग्स और अपनी सोच है। वो खुद को याद दिलाता है कि ये लोग सच में जिंदा हैं और अपने दम पर चल रहे हैं। ये कोई गेम के एनपीसी नहीं हैं। ये अपने अपने जीवन वाले लोग हैं। ये सोचकर वो खुद से पूछता है कि वो इंसान है या इस दुनिया में बस एक प्लेयर। नीली स्क्रीन को देखते हुए वो इस पूरी हालत से हैरान रह जाता है। तभी दरवाजे पर डोंगो आ जाता है। उसके चेहरे पर ताने भरी मुस्कान होती है। वो कहता है कि जब लड़का आराम कर रहा था, तब उसे किसी बेवकूफ़ की वजह से मार खानी पड़ी। इसके बाद वो गुस्से से भरा हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट बिना किसी डर के खड़ा हो जाता है और उसका सामना करता है। फिर वो ज़मीन पर पड़ा खाना वाला बोल उठा लेता है। एक पल सोचे बिना वो सारा खाना वहीं खड़ा खड़ा खा जाता है। डांग ओ उसकी इस हरकत से आग बबूला हो जाता है और धमकी देता है कि वो उसे अभी खत्म कर देगा। जैसे ही घूंसा आता है, वो बोल से ही उस वार को सटीक तरीके से रोक लेता है। भारी आदमी हैरान रह जाता है और उसी पल हमारा प्रोटैगनिस्ट उसके चेहरे पर घूंसा मार देता है। उसकी लाल आंखें और तेज चमकने लगती हैं। उसकी नई डिटर्मिनेशन साफ दिखती है। अगले ही पल वो ब्रूटल ताकत से डोंगो की गर्दन पकड़ लेता है। जमीन पर गिरते हुए डोंगो कहता है कि जिसे वो जानता था, वो लड़का अब कहीं नहीं है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बस उसे नफरत से घूरता रहता है। ठंडी आवाज में वो जवाब देता है, जिस इंसान को तुम जानते थे, वो बहुत पहले मर चुका है। पूरी तरह गुस्से से भरकर वो इसे एक बार में खत्म करने को तैयार हो जाता है। बिना रुके वो उस ब्रूट के चेहरे पर जोरदार घूंसा जड़ देता है। टोंगो की आंखों में डर भर जाता है और उसके मुंह से खून बहने लगता है। एक डरावनी मुस्कान के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट बिना किसी रहम के हमला करता चला जाता है। चारों तरफ खून बिखर जाता है जब जवान योद्धा अपना गुस्सा निकालता है। कई बार करने के बाद वो रुकता है और लाल ऑरा के बीच खड़ा हो जाता है। वो आंखें बंद करता है, उस पल की गर्मी को महसूस करता है और जो हुआ उस पर सोचता है। फिर वो खुद से पूछता है कि वो इंसान है या प्लेयर, लेकिन कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता। इस तबाही को देखकर वो मान लेता है कि ये जगह हकीकत है। वो इस दुनिया का कानून महसूस करता है, जहाँ मजबूत ही राजा होता है। यहाँ वो बिना छिपे अपनी असली पहचान के साथ शिकार कर सकता है। वो खुद को एक प्रेडेटर मानता है जो अपने नेचुरल हैबिटेट में आज़ाद भेड़िए की तरह घूम सकता है। उसे लगता है कि बाहर गैंगो नाम की जो जंगल है, उसमें उससे भी ज़्यादा खतरनाक और डरावने प्रेडेटर्स घूम रहे हैं। मुस्कुराते हुए वो कहता है कि जैसे ही उसका शरीर ठीक होगा, वो फिर से हंट करना शुरू करेगा। असली प्रेडेटर्स के लिए ये जगह मौके से भरा स्वर्ग है और इस दुनिया में डिवाइन मिराम ही वो जगह है जहां उसे आखिरकार घर जैसा एहसास होता है।